नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खबरें में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पे एक नज़र डालते हैं। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती खतर पर अपोजिशन की तशवीश। झूठे आदादोशुमार पेश करके कौम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस के 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। CGST ने 58 करोड़ रुपए के जुर्माने का दिया नोटिस। इंडिगो ने नोटिस को चैलेंज करने का किया ऐलान। असदुद्दीन अवीसी ने लोकसभा में उठाया उर्दू अरबी का मसला। कहा, उर्दू अरबी की फरोख के लिए जामे इक़दाम करने होंगे। आजम खान को शदीद ठंड के बावजूद जेल में जमीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अहलिया तज़ीन फातिमा का इल्ज़ाम। कहा, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। साबिक़ मरकजी वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में इंतकाल। सर जमहूरिया वज़ीर आज़म समेत सरकर्दा कायदीन का इज़हार ताज़ियत। मशहूर खातिन कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगट ने रिटायरमेंट से वापसी का किया ऐलान। ओलंपिक में फिर होंगी शामिल। मुल्क के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का किया अज़्म। नई थी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। शहरी हवाबाजी के निगरानी इदारे DGCA ने इंडिगो एयरलाइन के हालिया अमलियाती बहरान के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 4 फ्लाइट इंस्पेक्टरों को बरतरफ कर दिया। ये अफसरान थे जिन पर इंडिगो की हिफाजती और ऑपरेशनल मैर की निगरानी की जिम्मेदारी थी। इदारे ने कार्रवाई इस वजह से की कि दिसंबर के आगाज़ में इंडिगो ने हज़ारों परवाज़ें मनसूख की, जिसके बाद मुल्क भर में मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी दौरान इंडिगो के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स CGST से मुतालिक एक मामले में 58 करोड़ 75 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। इंडिगो ने जुमे को स्टॉक एक्सचेंज को मुतल्ला किया कि इसे ये नोटिस जुमेरात को 11 दिसंबर को टैक्स डिपार्टमेंट की जनूबी दिल्ली के कमिश्नरेट के एडिशनल CGST कमिश्नर से मौसूल हुई। इंडिगो ने कहा कि महकमे ने GST और जुर्माने की रकम का मुतालबा किया है। एयरलाइन ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कंपनी का ख्याल है कि हुक्काम की तरफ से जारी करदा हुक्म गलत है। इंडिगो ने कहा कि वो मजाज अथॉरिटी के सामने नोटिस को चैलेंज करेंगे। उसने ये भी कहा कि इससे कंपनी की माली हालत, ऑपरेशन या दीगर सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा में जुमे को कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मुल्क में ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी फ़िज़ाई आलूदगी के मसले को ज़ोरदार अंदाज में उठाया और कहा कि हिंदुस्तान के बेशतर बड़े शहर जहरीली हवा के चादर तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इन्होंने निशानदेही की कि लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। उनका मुस्तकबिल शदीद खदशात से दोचार है, जबकि बहुत से लोग कैंसर समेत दीगर मौलिक अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। राहुल गांधी के मुताबिक बुज़ुर्ग शहरियों के लिए तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब है, क्योंकि उन्हें आम दिनों में भी सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही है। इन्होंने कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी सिर्फ माहौलियाती मसला नहीं बल्कि सेहत आमा, इक़्तिसादी तरक्की और आबादी के मेयार ज़िंदगी का बड़ा सवाल है, इसलिए इस पर फौरी और संजीदा इक़दामात नागुज़ीर हैं। Most of our cities, major cities, are living under a blanket of poisonous air. Millions of children are getting lung disease. Their future is being destroyed. People are getting cancer. Older people are struggling to breathe. This is an interesting issue because I'm certain that there will be full agreement between the government and us on this issue. This is not a, this is not an ideological issue. This is, everybody in this house would agree that air pollution, the damage it is doing to our people, is something that we would like to cooperate on. I think it's important that the government develops a plan for how to get rid of air pollution in our cities. We are more than happy to cooperate with the government on developing such a plan. There are not many issues these days that the government and the opposition, entire opposition, can agree on, and I think it's a very good idea that we have at least one. You rightly said
But during 0 hour, let me finish. I think so there is a time constraint. If you want to bring some resolution under any appropriate law, so speaker will allow for a debate for the, I think, Let me for the just whole house. let me just kindly make it brief. Let me conclude. Please. So I think this is an issue where, you know, everybody says government opposition fighting all the time. This is one issue where we can show the country that we can also plan and work together to solve something that is critical. I think the government should have a discussion in Parliament. We should all have a discussion in Parliament, and we should try and not make it a discussion where we are abusing you and you are abusing us. I think we should make it a discussion where we are participating, we are showing the country that on this fundamental issue there is agreement, and the best minds are going to be put into place to solve this issue. Thank you. I think it would be good if we have a discussion, detailed discussion, and then the Prime Minister puts in place a plan for each city, methodical, systematic plan on how within the next 5 or 10 years, maybe we cannot resolve the problem, but how we are going to impact the problem and make life for our people easier. Leader of the opposition, Rahul Gandhi ji, has made a statement in the form of suggestion. The member of the Congress party in the Business Advisory Committee had also raised this issue, and some other parties, and from the government side also. And government from the day one had made our position very clear that on all important matters, government is ready to discuss and also to find out solutions, taking along the suggestions from all the members, including the principal opposition party led by Rahul Gandhi ji. So the matter was placed in the Business Advisory Committee, as we had discussed about the election reforms, including the special intensive revision. Under the various laws, various rules, we will see how we will take up this discussion. But we will, please, the matter was brought in the BSC, so if let he us is responding take on this back to BSC. during 0 hour, you can understand. Government is ready to discuss. No, you can understand. No, just wait. Government is always prepared to have discussion under any rule, but only what the point I want to make is, since the matter was brought in the BSC, we will come back and let us see how we can structure the discussion into, and then we are ready to take up this matter. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हिंदुस्तानी रुपया जुमे को एक मरतबा फिर तारीखी कमजोरी के साथ 90.56 पर पहुंचा, जो मुल्क करेंसी की अब तक की निचली तरीन सतह है। आलमी माशी बेचैनी, हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात में सुस्त रवि और गैर मुल्की सरमायाकारों के मुमकिना इनखला ने रुपये पर शदीद दबाव पैदा किया है। गुज़िश्ता कई हफ्तों से बाजार इस उम्मीद में था कि दोनों मालिक के दरमियान तिजारत से मुताल्लिक़ कोई मुस्बित पेशरफ सामने आएगी, मगर तमाम अंदाजे गलत साबित हुए और गुफ्तशनीस में ताख़ीर सरमायाकारों के एतमाद को कमज़ोर कर दिया। मुल्क की गिरती हुई मईशत पर ऐवान में तशवीश ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस के रहनुमा दीपेंद्र सिंह हुडा ने ऐवान में ये मसला उठाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत झूठे आदादोशुमार दिखा रही है, जबकि IMF समेत आलमी इदारों ने हिंदुस्तान की गिरती मईशत पर तशवीश ज़ाहिर की है और हुकूमत पर झूठे दावे फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया है। 100 साल का गरीब और अमीर का अंतर आपने नया आंकड़ा, नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया। एक और रिकॉर्ड जो पंकज चौधरी जी आपके MOS यहाँ पे उपस्थित हैं, उन द्वारा राज्यसभा में एक उत्तर दिया गया है, उनको बधाई भी देते हैं। उनका अच्छा आपकी पार्टी में पदोन्नति होने जा रही है। राज्यसभा में आपने उत्तर दिया कि पिछले 10 साल में 16 लाख करोड़ राइट ऑफ हो गया। और ये किसका राइट ऑफ हुआ? ये इसमें कॉर्पोरेट का राइट ऑफ हुआ, किसान का हुआ। सब जानते हैं यूपीए के समय हमने 78,000 करोड़ किसान का एक साथ कर्ज माफी किया था। आपके समय 16 लाख करोड़ पिछले 10 साल में, ये भी 78 साल का एक और रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड जिसको मैं कहूंगा। पांचवा रिकॉर्ड, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में इतनी मोनोपोलीज और इतनी डियोपोलीज प्राइवेट सेक्टर के को कभी नहीं मिली जितनी आपकी सरकार में। आज हम क्या देख रहे हैं? हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक बैठने का आपने सपना दिखाया, लेकिन हमारे समय एविएशन सेक्टर के अंदर
कंपटीशन था, जेट, किंगफिशर, स्पाइस जेट, एयर एशिया, विस्तारा, गोएयर, अब क्या है 65% मार्केट शेयर अकेला इंडिगो को और 26% एयर इंडिया को, दोनों मिला के 91% मार्केट शेयर। दोनों वो आपस में बात करके अगर रेट तय कर दें, हमारे देश के हवाई यात्री के पास कहीं पेटिशन का मौका नहीं। इसी को कहते हैं ड्यूओपोली और मोनोपोली, और केवल एक सेक्टर तक सीमित नहीं है। टेलीकॉम सेक्टर में जहां हमारे समय डोकोमा, यूनिनोर, एयरसेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, एयरटेल, अब सब समाप्त, केवल 2 रह गई। जियो और एयरटेल दोनों मिलाकर अगर हम मार्केट शेयर देखें, 80% टेलीकॉम का मार्केट शेयर केवल जियो और एयरटेल के पास। आपस में वो तय कर लें तो कंज्यूमर के पास कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरीके से मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी, बड़े बड़ी जो हम देखते कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, अमेरिका का उदाहरण, अमेरिका में हर सेक्टर में ड्यूओपोली और मोनोपोली को रोकने के लिए कानून है, कंज्यूमर के हक में कानून है कि 30% से ज्यादा किसी सेक्टर में किसी एक कंपनी का मार्केट शेयर नहीं हो सकता। एयरलाइन में भी वहां 30% मैक्सिमम शेयर, उससे ज्यादा होता है तो उसको रोकते हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवीसी ने पार्लियामेंट में उर्दू अरबी ज़बान का मसला उठाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उर्दू अरबी के फ़रोग़ के लिए इक़दाम किए जाएँ। इन्होंने अपनी तकरीर के दौरान हैदराबाद के इदारे दायरतुल मारिफ का भी तस्करा किया और कहा कि हैदराबाद में क़ाइम मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को मज़ीद मौसर करने के लिए हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत शुक्रिया सर। अरे मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ से अच्छा विषय उठाया, कि कौमी अरबी और उर्दू की जामिया मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में कायम किया जाए। मोहतरम चेयरमैन साहब, अरबी और उर्दू महज एक ज़बान नहीं है, बल्कि ये हमारी इस मुल्क एक अजीम तहजीबी विरसा भी है। और अक़वाम मुत्तहिदा के 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में अरबी को माना गया, और ये हमारे एक सॉफ्ट पावर के लिए, हमारी एक तहजीबी डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरब दुनिया से ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए। दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, उर्दू हमारे आज शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में उसको जगह दी गई है। ये ज़बान इस मुल्क में पैदा हुई है। इस ज़बान ने अंग्रेज़ों की आज़ादी के ख़िलाफ़ इनक़लाब जिंदाबाद का नारा दिया, बल्कि प्रेमचंद की किताब सोज़े वतन को अंग्रेज़ों ने उस पर पाबंदी लगाई थी, महज इसलिए कि उसमें मुल्क की हुब्बुल वतनी का जिक्र किया गया। सर, आप जानते हैं कि इस मुल्क में उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है। इसीलिए मैं हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि अरबी और उर्दू तालीम के फ़रोग़ के लिए मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक जामिया को कायम किया जाए। और हुकूमत को ये समझना चाहिए, जानना भी चाहिए कि मेरे शहर हैदराबाद में 1918 में दायरतुल मारिफ ने अरबी को, भगवद गीता को संस्कृत में अरबी में तर्जुमा किया था, और अल-बिरूनी ने 11वीं सदी में उस वक्त चंद हिस्से महाभारत के अरबी में तर्जुमा किए थे। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि तालीमी लिसानी इसको हम फ़रोग़ दे सकें। और सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप उर्दू शायरी को जानते हैं कि जोश ने उर्दू के बारे में शेर कहा था कि नदी का मोड़, चश्मे शीरी का ज़ेरो बम, चादर शबे नुजूम की, शबनम का रुख्त नम, मोती की आबे गुल की महक, मोती की आबे गुल की महक, माह नौ का खम, इन सब के इम्तिजाज से पैदा हुई है तू, और कितने हसीन उफ़क़ से हुवेदा हुई है तू। लम्हा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, लम्हा मिला है, लहजा मिला है कि नमख़ार हूँ तेरा, और सोहबत ज़बान में है कि बीमार हूँ तेरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हुकूमत इस बात पर गौर करेगी और हैदराबाद में जो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी है उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। SIR और आलूदगी पर ऐवान में बहस के बाद ऐवान के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि SIR के मामले पर अमित शाह बड़े डिस्टर्ब नज़र आए, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की मिलीभगत के पोल खोले हैं और ये बात बर्दाश्त नहीं हुई तो अमित शाह ने ऐवान में गाली तक दे दी। राहुल गांधी का कहना था कि यह हफ्ता ऐवान की कार्रवाई के हवाले से एक अच्छा हफ्ता करार दिया जा सकता है। एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो
मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा था कि जैसे वंदे मातरम और सदन में SIR चर्चा होगी इस विषय वैसे पर? ही इस पे भी सरकार नहीं, वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धजियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीज़न है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रिमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज़ हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियती बिरादरी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले मदारिस और दीगर तालीमी इदारों पर राइट टू एजुकेशन कानून नाफिज करने की मांग वाली एक IPL को सख्त अल्फाज के साथ खारिज कर दिया। अदालत ने न सिर्फ दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार किया, बल्कि दरख्वास्त गुजार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट के अपने 2014 के फैसले को रीट पिटीशन के जरिए चैलेंज करने की कोशिश की। ये फैसला परमति एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट बनामी यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमे में सुनाया गया था, जिसमें साफ कहा गया था कि RTA कानून अक़लियती इदारों पर लागू नहीं होता। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि ऐसी दरख्वास्तें अदलिया की बुनियादों को कमज़ोर करने की कोशिश होती हैं। बेंच ने यह भी वजाहत की कि अगर चाहती तो वो इस मामले को तौहीन अदालत बना सकती थी, मगर खुद को महदूद रखते हुए सिर्फ माली जुर्माना लगा रही है। आज़म खां की एहलिया तज़ीन फ़ातिमा ने आज जेल में आज़म खां से मुलाकात की। जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आज़म खां की तबीयत बिगड़ती जा रही है। शदीद तरीन सर्दी के बावजूद उन्हें ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उनका इलाज भी नहीं करवाया जा रहा है। तबीयत पहले से भी ख़राब थी। जिस वक्त उन्होंने सज़ा पड़ी है और जेल में गए हैं तो उन्हें लेटने की ज़मीन पर लिटाया गया है, जबकि न्यायपालिका के ये स्पष्ट आदेश हैं कि चिकित्सीय उन्हें सुविधाएं दी जाएं। उनकी तबीयत ठीक नहीं, चिकित्सीय सुविधा में एक पलंग भी आ सकता है कि अगर उन्हें एक बेड दे दिया जाता, या अस्पताल में मरीजों के जो पलंग हैं उनमें से ही कोई उन्हें पलंग दे दिया जाता, तो शायद वो उनकी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ती। एक तो पहले से ही खांसी थी, फिर अब उन्हें बुखार भी हो गया है, शायद ठंड लगने की वजह से, ज़मीन से जो ठंड पहुंचती है, इस वजह से। मैंने कल भी उनसे मुलाकात की कोशिश की थी, क्योंकि लगातार मीडिया में खबरें आ रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल मैंने पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की भी पर्ची लगाई थी, अब्दुल्ला की ही बल्कि पहले पर्ची लगाई थी, तो वहां ये पता चला कि अब्दुल्ला की मुलाकातें तो खत्म हो चुकी हैं। यानी कि न्यायपालिका के आदेश से जो हमारे एक पैरोकार मिले थे, न्यायपालिका के आदेश को लेकर अलग से पर्ची से नहीं मिले थे, लेकिन उन्हें भी पर्ची वाली मुलाकात में शामिल कर दिया गया और अब्दुल्ला का मुलाकात का अधिकार भी खत्म कर दिया गया। उसके बाद मैंने कहा अच्छा आजम साहब की पर्ची लगा दीजिए, तो वहां सुनने वाला तो कोई था ही नहीं। बहुत कोशिश की मैंने, 2-3 घंटे अधिकारियों से संपर्क करने की, जेल के अधिकारियों से, कि ये मैनुअल या वैसे हाथ से लिखी हुई पर्ची आप भिजवा दीजिए और मुलाकात करवा दीजिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, तब भी कोई खास जवाब नहीं मिला। एक बार तो उठा नहीं फोन, फिर सुपरिंटेंडेंट साहब ने उठाया फोन और देखा कि अच्छा हम देखते हैं। उसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। इससे क्या मानती हैं आप, किसी क्या जेल प्रशासन का? जेल प्रशासन चाहता ही नहीं है कि आजम साहब से लोग मिलें या कोई भी वेल विशर उनसे मिल सके, और इसीलिए उन्होंने शायद ऐसा किया
कि मतलब जो ब्लड रिलेशंस के थे, मैं गई थी, बिट्टू गए थे और उनकी बहन गई थी, हमें मिलने नहीं दिया गया और हम 2 घंटे के बाद फिर इंतज़ार करके वापस लौट आए। साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला, लोकसभा के साबिक स्पीकर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शिवराज पाटिल जुमे की सुबह महाराष्ट्र के ज़िले लातूर में 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। ख़ानदान के मुताबिक वो काफ़ी अरसे से उम्र से मुताल्लिक़ बीमारियों में मुब्तला थे और घर पर ही उनका इलाज जारी था। सुबह तकरीबन 6:30 बजे इन्होंने आखिरी सांस ली। उनके इंतकाल की खबर से कांग्रेस समेत पूरे महाराष्ट्र और कौमी सियासत में गम की लहर दौड़ गई, जबकि मुतादिद रहनुमाओं ने उन्हें एक शरीफुन्नफ्स, बावक़ार और मेहनती सियासतदान करार देते हुए इज़हार ताज़ियत किया है। शिवराज पाटिल 12 अक्टूबर 1935 को लातूर के चाकोर गांव में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद इन्होंने पहले आयुर्वेद का मुतालिबा किया और बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। उनका सियासी सफ़र 1967 में शुरू हुआ, जब वो लातूर में म्यूनसिपल काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए। ये इब्तदाई जिम्मेदारी आगे चलकर एक तवील और असरंगेज़ सियासी कैरियर की बुनियाद बनी। उनके इंतकाल पर सर जमहूरिया मुर्मू, वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, कायद अपोजिशन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा में अरकान ने साबिक मरकजी वज़ीर और साबिक स्पीकर शिवराज पाटिल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस करते हुए 24 साल कबल पार्लियामेंट हमले में शहीद होने नौजवानों को जुमे के रोज़ 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करके खिराज अक़ीदत पेश किया। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान को साबिक स्पीकर शिवराज पाटिल के इंतकाल की इत्तला दी। इन्होंने बताया कि मिस्टर पाटिल ने मरकजी वज़ीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। वो 7वीं से 13वीं लोकसभा तक मुसलसिल 7 बार ऐवान के रुकन रहे। मिस्टर बिरला ने बताया कि शिवराज पाटिल ने पार्लिमानी रिवायत और आला अक़दार के क़याम में नुमाया रोल अदा किया। उनकी क़यादत में लोकसभा में महकमे जाती स्टैंडिंग कमेटियों की तश्कील का अमल शुरू हुआ, जिससे मुखन्ना की तय इंतज़ामिया की जवाबदेही मज़ीद मजबूत हुई। अत्यंत दुख के साथ आपको लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज वी पाटिल जी के निधन के बारे में सूचित करना है। श्री शिवराज वी पाटिल जी महाराष्ट्र के लातूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 13वीं लोकसभा तक 7 कार्यकाल के लिए लोकसभा के सदस्य रहे। श्री पाटिल जी ने 1990 से 1991 तक लोकसभा के उपाध्यक्ष तथा 1991 से 1996 तक लोकसभा अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री शिवराज पाटिल जी का उच्च कोटि की संसदीय मर्यादाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके नेतृत्व में लोकसभा में संसद में विभागों के संबंधित समितियां DRCC के गठन सहित कई पहल की, जिससे विधायकों के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को और मजबूत करने में सहायता मिली। उनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट सांसद सम्मान की शुरुआत की गई। वे वर्ष 2004 से 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। श्री पाटिल जी ने केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में भी अपना कार्य किया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान राज्यों के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री परिषद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट हमले को याद करते हुए शोधा को खराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि इस दिन दहशतगर्दों ने हमारे जमहूरियत के मुक़द्दस मंदिर पर बुज़दिलाना हमला किया था। पार्लियामेंट की सलामती पर मामूर बहादुर जवानों ने इस हमले को नाकाम बना दिया। हमले में पार्लियामेंट सिक्योरिटी, दिल्ली पुलिस और CRPF के 8 एहलकारों ने अपनी जानों को कुर्बानी दी। PWD का एक मुलाजिम भी इस हमले में शहीद हुआ था। उन्होंने कहा कि यह ऐवान 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट की हिफाजत करते हुए शहीद होने वाले तमाम अमर शोधा को अपनी दिली खराज अक़ीदत पेश करता है। राज्यसभा में भी इस हमले को याद किया गया और शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया।
tomorrow, the 13th of December 2025, is the 24th anniversary of the tragic terrorist attack on Parliament House that took place on 13th December 2001. On that dark day, when the very symbol of our democracy, the Bharatiya Sansad, was targeted by forces bent on destroying the foundations of our nation. It was the fearless courage and prompt action of our valiant security personnel that foiled the sinister design. We lost several brave hearts who stood unflinchingly between the attackers and this temple of democracy, displaying exceptional gallantry in the face of mortal danger. Honourable members, let us pause to remember and pay our respectable tribute to those courageous souls who sacrificed their lives on that sorrowful day. Their devotion to the duty and selfless valor continue to inspire every one of us. It is our sacred responsibility to carry forward the democratic ideals for which they lay down their lives. I request members to rise in their place and observe silence as a mark of respect to the memory of those who lost their lives in that terror attack. हिंदुस्तान की खातून कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने एक अहम ऐलान किया है। इन्होंने अपने रिटायरमेंट से वापसी का इरादा जाहिर किया है, यानी विनेश फोगाट एक बार फिर कुश्ती खेलती हुई नजर आएंगी। विनेश फोगाट ने रवां साल अगस्त में ही इस खेल से दूरी इख्तियार की थी और फिर सियासत में एंट्री ली थी। अब वो एक बार फिर मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुकी हैं। विनेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपने शहदयों के साथ अपडेट शेयर किया। उनकी निगाहें अब लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 के ओलंपिक खेलों पर है। धर्मेंद्र की याद में मुनक्किदा तकरीब में हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के साथ जिंदगी के एक तवील सफ़र को याद करते हुए जज्बात से मगलूब हो गई। अपनी तकरीर के दौरान हेमा मालिनी को इनकी दो बेटियों ने बड़ी मुश्किल से संभाला। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती खतर पर अपोजिशन की तशवीश। झूठे आदादोशुमार पेश करके कौम को गुमराह करने का हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा। इंडिगो एयरलाइंस के 4 फ्लाइट इंस्पेक्टर्स को बरतरफ कर दिया गया। CGST ने 58 करोड़ रुपए के जुर्माने का दिया नोटिस। इंडिगो ने नोटिस को चैलेंज करने का किया ऐलान। असदुद्दीन अवीसी ने लोकसभा में उठाया उर्दू अरबी का मसला। कहा, उर्दू अरबी की फरोख के लिए जामे इक़दाम करने होंगे। आजम खान को शदीद ठंड के बावजूद जेल में ज़मीन पर सोने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अहलिया तज़ीन फातिमा का इल्ज़ाम। कहा, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में इंतकाल। सर जमहूरिया वज़ीर आज़म समेत सरकर्दा कायदीन का इज़हार ताज़ियत। मशहूर खातिन कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने रिटायरमेंट से वापसी का किया ऐलान। ओलंपिक में फिर होंगी शामिल। मुल्क के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने का किया अज़्म। नाज़रीन, इसके साथ ही क़ौमी ख़बरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।